प्यारे बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं कुछ इम्पोर्टेंट मैट्रिक बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को लेकर के। और जैसा कि आपको पता है 14 फरवरी 2023 से मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा चालू है और इसमें सबसे अहम सवाल और सबसे अहम विषय होते हैं मैथमेटिक्स अर्थात गणित विषयों की परीक्षा। तो आज हम लोग शुरू क्लास करेंगे मैट्रिक के गणित विषयों के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के और उसके साथ ही जवाब भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालें। प्यारे बच्चों, आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, आप निश्चित तौर पर कलम और कॉपी के साथ ही वीडियो को देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए, आप इसके अक्षरशः को समझ पाएंगे। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आप लोगों पर उम्मीद है, भरोसा है कि अगर आप इन प्रश्नों के जवाबों को देने की तरीकों को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके आने वाले परीक्षाओं में अत्यधिक अंक प्राप्त होंगे और यह प्रश्न को आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। हो सकते हैं कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें से वह प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन ये क्लियरेंस है, यह सार्वत्रिक सत्य होगी कि हम जिस टाइप का आपको बताएंगे उसी टाइप के प्रश्न आपको आएंगे। हो सकता है उसमें डिजिट अर्थात अंक का बदलाव हो, लेकिन टाइप यही रहेगा। अगर आप इसे ईमानदारी पूर्वक बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित ही हमारा पूर्ण प्रयास है कि 100% सवाल इसी से आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवालों के तरफ। जैसा कि आप देखे होइएगा पिछले वर्ष भी हमारा गेस क्वेश्चन हर वर्षों की भांति हमेशा 100% लड़ते आया है और इस साल भी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह गेस प्रश्न सच्चा साबित होंगे। इसलिए आप निश्चित तौर पर आप इसका अनुसरण जरूर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से, ध्यान से सुनेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो ध्यान देंगे कौन सी विधि करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और उसका पहला प्रश्न आपका मिला है 96 और 404, 96 और 404 का। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले 96 का गुणनखंड निकालेंगे 96। क्या होगा, 2 से करेंगे 4 और ये होगा 8, फिर 2 से करेंगे 2 और ये क्या होगा 4, फिर 2 से लगाएंगे 1 और 2, फिर 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, अर्थात आपका क्या हो गया 96 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 into, देखिए तो कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, तो 5 बार 2 लिख देंगे। नहीं, जिनको समझ में नहीं आएगा वे निश्चित तौर पर बोलेंगे, निश्चित तौर पर उनके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब है हमारा 404, फिर 404 को निकालेंगे 2 से लगाएंगे 202, फिर 2 से लगाएंगे 101। अब 101 तो किसी भी डिजिट में नहीं आएगा, 101 तो किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे 404 के लिए लिख लेंगे, कितना आएगा 2 गुने 2 गुने 101। अब चलिए, अब थोड़ा सा रिलैक्स में आप लोग आइए, एलसीएम निकालना है और आपको क्या निकालना है एचसीएफ। ये तो आप जानते हैं एलसीएम का मतलब क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का क्या होगा
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ का सीरियस पास में एचसीएफ जब भी पूछेगा तो दोनों में जो मिलेगा ना, देखो इनमें क्या दू है, दू है, इनमें क्या दू है, दू है, तो दू सीधे लिख दो, ठीक है। इधर 2 और 3 सब है, इधर है नहीं ना, छोड़ो। 101 है इधर, इधर नहीं है 100, छोड़ो। सीधा सीधा आंसर हो गया। एचसीएफ कितना हो गया 4। अब एलसीएम पढ़ा, इसमें देखो इसमें क्या है, दू है, इसमें दू तो कॉमन है, पहले ये दोनों दू लिख लो। अब देखो कि ये 3 को दू बच रहा है ना, तो इहो 3 को दू के उतार दो, इहो 3 को दू उतार देंगे तो क्या हो गया, 5 को दू हो गया। अब चलो एगो 3 बच रहा है ना, 1 को उतार, ए में कथी बच रहा है 101, 1 रो उतार, सबको लिख देना एक बार। ऐसा करना है कि सबका प्रतिनिधित्व इसमें आ जाए, ठीक है। जो मिलेगा वो भी और न मिलेगा वो भी, सबको एक बार लिख दो। क्लियर सा है कि आपका एलसीएम निकल जाएगा। जैसे देखो क्या है, दू दूना क्या होगा 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब 32 में 3 से गुना किया तो क्या हुआ 96, और 96 गुने कितना हो जाएगा 101। अब 96 में 101 से गुना कर लो, रफ कर लो यहाँ पर 10196, 6 1 जा 6 0 6, 9 1 जा 9 0 9, कितना होगा 6, क्या होगा 9, क्या होगा 6, क्या होगा 9, क्या होगा 9 6 9 6, यही आपका होगा। अब बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्नों का जवाब ऐसे लिखिए, अतः HCF बराबर 4 एवं LCM बराबर 9696 होगा, ठीक है। और इसको प्रयास कीजिए इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जब भी बोर्ड परीक्षाओं में जब शिक्षक महोदय कॉपी चेक करते हैं तो आपका निश्चित तौर पर सबसे पहले ध्यान यहीं पर जाता है, और शिक्षक महोदय देख लेते हैं कि हाँ आंसर बच्चे का आया है। तो हो सकता है अगर हड़बड़ी में भी अगर वे चेक करेंगे कॉपी तो वो आराम से नंबर दे ही के जाएंगे, ठीक है। तो ये तो क्लियर बात है। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इसका दूसरा प्रश्न पर, यानी बी नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या करा है, 26 और 91, ठीक है। 26 और 91। अब क्या करेंगे, 26 का पहले निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना हुआ 13, यानी 13 दूना 26। फिर यानी 26 के लिए हमने क्या लिख लिया, 26 के लिए 2 गुने 13, फिर क्या है 91, 7 से लगाएंगे, 7 से 13 मरतबे नहीं। अब क्या हो गया, क्लियरेंस है। अब 91 के लिए क्या लिखेंगे 7 गुने 13। अब देखिए तो क्या होगा, HCF क्या होगा, देखो तो HCF फिर से याद करो, HCF क्या बताया था बाबू, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। कि जो दोनों में मिलेगा, तो दोनों में कौन मिला 13 और 13, तो आंसर होगा 13। LCM क्या है, जो दोनों में मिलेगा वो भी और नहीं मिलेगा वो भी, दोनों को एक बार लिख दीजिए, यानी सबको एक बार लिखिए। तो देखिए ये में 2 है, ये में 2 है नहीं है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। ये में 13 है, ये में 13 है तो ये एक के बार लिखेंगे। ये में 7 है, ना है तो 7, कितना हो जाएगा, तो देखो तो 13 दूना 26, और 26 में 7 से गुना कर लो, कितना होगा 7 छक 42 के 2 हाथ से 4, 7 दूना 14, 4 18, 182। फिर क्या लिखेंगे, आता यहाँ नहीं, सुंदर ढंग से नीचे में लिखेंगे, आता HCF बराबर कितना होगा 13 एवं LCM बराबर 182 होंगे। और इसको डिब्बा में बंद कर दो, इसको सुंदर ढंग से थोड़ा सा अच्छा से करिएगा।
एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं और वो है 1 का सी। इसमें कहा है क्या 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। अब इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या करेंगे, 8 लिख दिए, 2 से लगाएंगे 4 और फिर 2 से लगाएंगे 2। 9 लिख दिए, 3 से लगाएंगे 3। 25 का लिखेंगे, 5 से लगाएंगे और 5। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 8 के लिए क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2। 9 के लिए क्या होगा 3 गुने 3। और 25 के लिए हम क्या लिखेंगे 5 गुने 5। ठीक है। अब इसका एचसीएफ की बारी आ गई। अब सुनो छोटू, यहां पर ध्यान दो, ऐसा खोजना है जो तीनों में मिल जाए। तो देखो तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। क्या कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसी तरह से इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, यानी ऐसी परिस्थिति में आंसर क्या हो जाते हैं 1 होते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। हाँ, एक बार और एक बात को ध्यान देंगे कि एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे गए थे कि लगातार दो अभाज्य संख्याओं का मशक कितना होंगे, या लगातार 2 संख्याओं का मशक कितना। जैसे मान लेते 9 है और 10 है, लगातार संख्या है, तो 2 संख्याएं अगर लगातार होंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा लाइफ टाइम के लिए क्या होंगे 1 होंगे। एचसीएफ क्या होंगे 1 होंगे। उसी प्रकार से अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में मिलता है वो भी, नहीं मिलता है वो भी, सबको लिखते हैं। दो 3 को 2 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, लिख देंगे। ये तो हमें लिखना ही है। इसमें कितने 3 है, 2 3 है, कोई बात नहीं, 2 3 लिख देंगे। इसे कितने 2 5 है, कोई बात नहीं, दोनों 5 लिखेंगे। अब कुछ बच्चे को मन में होगा कि सर 1 भी तो लिख सकते हैं। देखो 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो लिख देंगे। क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना तो घटेगा नहीं बढ़ेगा, वही रह जाएगा ना। अब चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 तिया 72। नहीं, अब 72 में 50 25, यानी 72 में 25 से मल्टीप्लाई कर, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 35 है 36, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, क्या 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 और 1 कितना हो गया 1800। क्या लिखेंगे उत्तर, अतः एचसीएफ बराबर 1 एवं एलसीएम बराबर 1800 होंगे। और सुंदर ढंग से इसको इसमें डाल देंगे, कोई दिक्कत। तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी तरह का कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपको लिखाते हैं, लिख लीजिए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। वीडियो जब लास्ट हो जाएगी उसके बाद आप आराम से करेंगे। तो प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका 77 और 121, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है 80 और 162, ठीक है। ये 2 प्रश्नों का जवाब आप कमेंट में करेंगे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। कौन सा प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम का प्रयोग, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोगों को HCF निकालते हैं, यानी कि मौसम निकालना है। मौसम को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इसका एक प्रश्न है, ए नंबर एक क्वेश्चन है 960 और 432। 960 और 432। देखो सबसे पहले फ्रैंक हो, आराम से रिलैक्स मूड में आइए और तब बनाइए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इस सूत्र को हम लोग जानते हैं। अब लिखेंगे चूंकि प्रश्न में ए बराबर, देखो जो बड़ा संख्या होगा उसको ए मानना है, ठीक है। जो बड़ा संख्या उसको ए मानिए और जो छोटा संख्या होगा उसको बी मानिएगा। तो लिखिए चूंकि प्रश्न में ए बराबर कितना है 960 एवं बी बराबर 432 है। अरे प्रश्न के आधार से क्या हो गया, ए कितना हो गया 960 और बी कितना हो गया 432। अब क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब यहां पर देखो बहुत सिंपल तरीका से तुम सीख सकते हो, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। देखो कैसे, ए की जगह कितना दो तो 960 हम लोग जानते हैं, जो बड़ा होगा पहले गौर करो, जो बड़ा होगा वो ए हो जाएगा, जो छोटा होगा वो बी हो जाएगा। अब बी के लिए कितना 432, बड़ा सिंपल है, गुणित हमेशा देखो क्यूब का नहीं पता है, क्यूब का मतलब है कि कितना बार गुना करेंगे। देखो 960 लाने के लिए 432 में थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसे हम जानते हैं कि 2 ही बार में आएगा, लेकिन आप क्या करो, आप अभी पहले बार कर रहे हो तो इसको सीखो। 432 में 1 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा 432। अगर 432 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 864। और 432 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, 9 और 4 की 1296। जो ज्यादा हो गया हमको लाना कितना है 960, लाना कितना 960। तो 960 लाने के लिए 960 या तो 960 आ जाए या 960 से थोड़ा कम आ जाए, ये ध्यान रखेंगे। तो 960 या तो आपको आएगा 432, तो बहुत कम हो गया। 864 और 1296 के बीच में 960 है, तो क्या 864 लगाएंगे। नहीं तो इसका सीरीज कैसा दिखाई दे रहा है 432 गुना 2, कुछ नहीं करिए, बहुत सिंपल, 432 गुने 2 और जो देखो तो बाबू क्या चीज का साइन है बराबर का, तो इधर क्या दोनों बराबर हुआ। 432 में जब 2 से गुना करोगे 432 में 2 से गुना तो 864 होगा, 864 हुआ। अब 864 इधर है, इधर 960 है, क्या ये बराबर कहना उचित है? क्या करें, इसमें कुछ जोड़ना होगा, कितना जोड़ दें तो देखो 960 में से 864 घटा दो, 10 में से 4 गया तो 6, 5 15 में से 6 गया तो 9, 21, यानी कितना जोड़ देना होगा 96, बस हो गया सिंपल 96। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, पुनः ध्यान आपको ये देना है, बराबर के लिए 432 था, अब 432 इधर आ जाएगा और जो शेष में हो, किसमें शेष में, वो 96 यहां आ जाएगा। अब 96 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 432 आ जाएगा। तो अब ऐसे भी अब पकड़ में आ जाना चाहिए, 96 में अगर 4 से गुना करें तो 9 चौका 36, 360 के आसपास दिखाई दे रहा है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 96 अब गुने 4, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 9 चौका 36 और 2 38, एक 5 से भी गुना करके देख लो, 6 25 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48।
स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 432 है, तो 384 ही लगेगा, क्योंकि 432 तो आया नहीं, 432 से कम, तो 432 से कम कौन आया? 384। कैसे? 96 गुने 4, 96 गुने 4। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये चिन्ह क्या चीज क्या है? बराबर का। क्या दोनों तरफ बराबर हुआ? नहीं ना हुआ, इसे कुछ जोड़ना होगा। तो 384 इसे कितना लेंगे? 432 घटा लो 432 में से, 432 घटाओ 384, 12 में से क्या हो गया? 4 गया तो 8, यहां भी घटाओ था 2, फिर 12 में से 8 गया तो 4, 88 कितना होगा? 48। लिख दे 48। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए पहले, किसी तरह का दिक्कत। अब इसमें क्या करना है कि बराबर के इधर क्या था? 96, अब 96 इधर आ जाएगा, अब फिर बड़ा जोड़ वाला शेष वाला कितना? 48। अब 48 में कितना से गुना करें कि 96? देखने से भी पता चला है कि 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 48 गुना 96। अब देखो जोड़ना कुछ पड़ेगा? 48 से 2 से गुना किए 96 आ ही जाएगा, जोड़ना कुछ नहीं पड़ा। बराबर में क्या यहाँ क्या लिख देंगे? 0। अब याद रखना, जिस लाइन में आपको 0 जोड़ना पड़ जाए, यानी पूरा भाग लग जाता, वही लाइन में आपका आंसर होगा। जैसे बराबर के बगल में कितना है? 48, यही आपका आंसर होगा। HCF बराबर कितना हो गया? 48। लिखेंगे आता 960 और 432 का मौसा, तो मौसा लिखो या HCF, दोनों एक ही चीज है। मौसा 48 होंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? A और B खोजना है। जो बड़ा होगा वो A होगा, जो छोटा होगा वो B होगा। जैसे बड़ा क्या है? 960 था तो A हो गया 960, छोटा कौन था? 432, तो B होगा 432। अब 432 में क्या करें? एक एक करके गुना लगा लेंगे कि इस या तो इतना आ जाए या तो इससे छोटा आ जाए। तो इतना तो नहीं आ रहा था, इससे छोटा आ रहा था, तो छोटा लगा, कितना जोड़ दे और कितना पुर जाए? बराबर का चिन्ह तो था, बराबर करना था आपको। यही कार्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगले टाइप पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है तीसरा नंबर टाइप। प्रश्न क्या है? बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्याएं 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। थोड़ा सा समझेंगे कितना बोला है? 2/25 का। चलिए पहले कुछ कंसेप्ट को भी समझते चलेंगे। कंसेप्ट क्या करा है? शांत या अशांत के बारे में। देखो ध्यान रखना है कि बटा के नीचे और बटा के ऊपर में होते हैं अंश, ठीक है, और नीचे क्या होता है? हर। अंश और हर में ये ध्यान रखना है कि अगर हर ऊपर नीचे काट लिया जाए, पहले क्या करेंगे? काटने का काम करेंगे। काटना शुरू किया ना, सरलतम रूप में लाएंगे। और हर अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहेगा, अर्थात यूं कहा जाए, अगर हर में केवल 2 है, केवल 2 ही आ रहा है, फिर भी यह क्या होगा? शांत परिमेय होगा। अगर केवल हर में 5 आ रहा है, फिर भी क्या होगा? शांत परिमेय ही होगा। अगर हर में केवल 2, 5 ये सब आ रहा है, ठीक है, फिर भी शांत होगा। अगर इसके अलावा हर में कुछ भी आ जाए तो अशांत परिमेय संख्याएं ही होंगे। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न था हमारा 2/25 का, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लाएंगे। सरलतम रूप का मतलब हो गया 2 हो गया और ये क्या है? 25 है। तो देखेंगे क्या इस दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर तो है नहीं, अर्थात अगर ये काटने का प्रयास करेंगे तो कट नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे? 2 और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या अर्थात अभाज्य गुणनफल के रूप में इसे लिखेंगे। ठीक है? किस रूप में लिखेंगे? अभाज्य गुणनफल के रूप में।
जैसे 25 है तो क्या लिखेंगे 5 गुने 5। नहीं तो केवल नीचे क्या आ गया 5। हमने क्या बताया था केवल 5 भी आएगा तो क्या होगा शांत परिमेय या अशांत परिमेय, शांत परिमेय। तो आंसर हो जाएगा शांत परिमेय संख्या। दूसरा एक देख लेते इसी का, कर बिना भाग दिए बताए कि परिमेय संख्या 13/343। ठीक से समझेंगे 13/343। ये कुछ नहीं करेंगे, 13 के लिए 13 लिख दीजिए और 343 के लिए 7 गुने 7 गुने 7। अब क्या है, अब आपको मन में आ रहा है, अच्छा अच्छा ठीक 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 आपकी बात को हम समझे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब कैसे जान जा रहा है कि 343 का 7 गुने 7 गुने 7। इसका क्या करें बाबू, अभाज्य गुणनखंड करें। ऐसे याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए थे। 343 है 7 से लगाएंगे कितना होगा 7 चौका 28, 6 बच गया 6 पर 3 63, 7 सत्ते 49, फिर 7 से लगाएंगे 7 नहीं 7 चौका 28, 6 63, 7 नवा 63, फिर 7 है 49 में 7 सत्ते 49, यानी क्या आ गया 7 गुने 7 गुने 7, यहीं से 300। अब तो क्लियर है, इधर सब लोग को क्लियर है, इधर सब लोग को क्लियर है। चलिए तो हम लोग चलते हैं। अब देखो केवल 7 7 है, केवल 7 वाला तो नहीं है। हमने क्या शर्त था 2 के रूप में और 5 के रूप में आना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा अशांत परिमेय संख्या। क्लियर हो गए। एक सी नंबर प्रश्न है, इसी में एक सी नंबर प्रश्न है, बड़ा गौर से समझेंगे। 3/3/8 का दशमलव प्रसारण निकालें। 3/3/8 बहुत इजी है, याद कीजिए बचपन में हम लोग पढ़े थे। इस दोनों को क्या करते हैं गुना, बहुत अच्छे, इस दोनों को गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। 3 में 8 से गुना करेंगे तो 24 और 24 और 3 27। अब बटे क्या हो गया 8। अब देखिए तो बहुत इजी होगा, 27 को तोड़िए 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 मतलब 27। 8 को तोड़िए 2 गुने 2 गुने 2। एक चीज अभी क्लियर हो क्या होगा, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर से नीचे जो कटने वाला है उसको केवल काट लेंगे। ठीक है, जो कटने वाला है केवल काट लेंगे और उसके नीचे में जो बच जाएगा वो देखो तो केवल 2 है तो केवल 5 है, केवल 2 है तो केवल 2 भी रहेगा तो क्या हो जाएगा शांत। पर है ना केवल 2 रहेगा फिर भी शांत। तो इसका आंसर क्या होगा शांत परिमेय संख्या। नहीं चलिए एक इसमें और देख लेते हैं। डी नंबर करा 0.0875 को P बटा Q के रूप में लिखिए। क्या करा P बटा Q के रूप में लिखने के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। इसे प्रश्न को फिर से सुनेंगे। करा 0.0875 को P बटे Q के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना, P बटे Q के रूप में लिखिए जहां P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। चलिए बनाने की बात नहीं, 875 बटे दशमलव के लिए क्या लिखे 1 1 2 3 4 4 गो शून्य ही दे देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, यानी कि काटने का काम करेंगे। 25 से काटिए 25 चौका 100। अब क्या होगा शून्य और ये शून्य, इसको काटिए 25 तिया 75। ठीक है 25 तिया 75, 75 में 87 को घटाइए, 87 से 75 को घटाइए, आपको कितना गया 12, 12 में 5 यानी 125, 25 बचे 125, फिर 5 से इसको काटिए 7 मतलब और 5 से ही 8 80, यानी ये क्या होगा 7/80। अब देखिए ये किस रूप में होगा P बटा Q के रूप में है।
और इस 7 और 80 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको तोड़ कर दिखा देंगे। 7/80 के लिए 7/80 के लिए क्या लिखेंगे? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 5 80। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या 4 की पावर n एवं 6 की पावर n का मान अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। चलिए ध्यान देते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। कह रहा है 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, बनाएंगे क्या? चूंकि कोई भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त तब होगी जब वे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगी। प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों 2 के पावर m गुने 5 के पावर n क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी संख्या मान 70 है तो 7 गुने 10 इस रूप में, ये 10 कब 0 कब आएंगे? जब 2 गुने 5 का मिलन होगा तब तो 0 आएंगे। ऐसे आप दुगने 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 कितना भी कर लीजिए शून्य नहीं आएंगे। 5 में 5 से गुना करेंगे 10, जब तक 2 से 2 बार गुना नहीं करेंगे तब तक शून्य नहीं आएंगे। उसी प्रकार से 2 को जब 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, ठीक है, फिर 4 दूना 8 इस तरह से करते जाएंगे, लेकिन यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। फिर उसी तरह से 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने जितने बार भी गुना कर लीजिए यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो शून्य पर समाप्त कब होगा? जब उसके गुणनफल में 10 होंगे, और इसीलिए 10 के लिए 2 बचे 10, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया? कोई भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त तब होगी जब वे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगी, ठीक है। पुनः 4 के पावर n के लिए, ठीक है, किसके लिए? 4 के पावर n के लिए। तो चलिए 4 के पावर n के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 गुने 2 के पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। 4 के पावर n बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 के पावर n, या ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर n गुने 2 के पावर n, या ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2n। चूंकि 4 के पावर n में 2 के पावर 2n तो है, लेकिन अंक 5 उपस्थित नहीं है। अतः 4 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, और आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न था आपका, ये A नंबर था, और एक है B नंबर। B नंबर में क्या था? 6 के पावर n। क्या था? 6 के पावर n। फिर क्या लिखोगे बाबू? कि चूंकि कोई भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त तब होगी जब क्या होगा? 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप की होगी। ठीक है, ये तो क्लियरेंस से लिख लेंगे।
दूसरा क्या करना होगा, फिर यही लिखेंगे पुनः 4 के पावर n के लिए क्या लिखेंगे 6 के पावर n के लिए, फिर क्या लिखेंगे 6 के पावर n बराबर क्या होगा 2 गुने 3 के पावर n, यानी 2 के पावर n गुने 3 के पावर n। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, यहाँ 6 के पावर n के लिए क्या लिखेंगे 6 के पावर n 4 के पावर n के लिए 6 के पावर n में 2 के पावर n गुने 3 के पावर n तो है, क्या लिखे तो है, लेकिन 5, लेकिन अंक 5 क्या है, 5 उपस्थित नहीं है, क्या अतः 6 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस तरह से तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। 0.12 और इसमें क्या है 2 पर रखनी है, तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.12, ठीक है। क्या मान लिए कि x बराबर 0.12 को x मान लिए, समीकरण इसका एक नाम देंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ कितना से 10 से गुना करने पर क्या होगा बाबू 10x बराबर देखो दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक इधर आ जाएगा 1.2 पर रखिए। सुनो अभी तुरंत हमने बताया कि कैसे होता है, x बराबर क्या होता है 0.12, नहीं इसका अर्थ क्या है, x बराबर 0.12222222 बहुत बार है, काफी बार है। तो क्या होगा, अब दोनों तो जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10x बराबर क्या होगा 1.222222 इस तरह से होगा। अब इसी प्रकार से 10x बराबर क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर क्या 1.2 पर रखें, बहुत बार है ना, 2 क्या अनगिनत बार आ गया। तो जब अनगिनत बार आएगा तो उसको क्या करोगे, रेखरिंग लगाओगे ना, बस वही रेखरिंग लगा दिए। अब क्या करें, थोड़ा सा समझना है आपको, समीकरण 2 इसका नाम दे दिए। अब देखिए, अब हमको ये समझना चाहिए कि एक तो क्या है, अब इधर केवल रेकरिंग वाला है, तो रेकरिंग का एक अंश हमें यानी एक अंक हमारा इधर आ जाए तो क्या करेंगे, पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, पुनः दोनों तरफ कितने से गुना करने पर 10 से गुना करने पर, तो कितना होगा 100x अब बराबर, अब देखो बाबू यहाँ पर ध्यान दो, 2 इधर आएगा तो क्या होगा 12.222 इस तरह क्या हो, इसलिए इसको 2 नहीं लिख करके क्या लिख देंगे 12.2 पर रखेंगे। जैसे कि यहाँ समझिए 100x हो गया अब बराबर 2 इधर आ गया तो क्या होगा 12 नहीं, ये 2 का मतलब क्या था 2 बहुत बार था, 1 2 इधर आ गया तो क्या फिर 2 हो गया, इसी को लिख दे 100x बराबर क्या होगा 12.2 पर रखेंगे। अब चले 12.2 पर रखेंगे, इसका समीकरण कितना होगा 3, समीकरण 3 घटाओ 2 से, कितना से 3 घटाओ। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर 3 घटाओ 2 ही क्यों किए, 2 घटाओ 1 क्यों नहीं किए, 3 घटाओ 1 क्यों नहीं किए। तो समझो, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जितना भी p/q के रूप की जो संख्याएं हैं उसके रूप में सबसे पहले ऐसा कीजिए, दशमलव के बाद ये था केवल अंक थे, अब तो हमारा क्या होगा दशमलव ही दोनों का अलग अलग करने का रास्ता बन गया, एक इधर आ गया और एक क्या है रेकरिंग के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक 2 के ऊपर रेकरिंग है, तो 1 दशमलव अब रेकरिंग वाले यानी इधर क्या है बिना रेकरिंग वाले और इधर क्या हो गए रेकरिंग वाले। इसमें क्या हो रहा था कि इसमें बिना रेकरिंग वाले भी थे और रेकरिंग वाले भी थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा कि इसमें से, और अब क्या हुआ एक रेकरिंग वाला डिजिट को भी इधर जब ले आते हैं
तब इसमें से घटाते हैं। यानी कि हमेशा ध्यान रखना है कि रेकरिंग वाले डिजिट को इधर लाने के बाद बिना रेकरिंग वाले में को क्या करते हैं, घटाते हैं। बिना रेकरिंग वाले को घटाते हैं। तो क्या होगा, 100x में से 10x जाएगा तो कितना होगा, 90x। 12.2 में रेकरिंग जाएगा, 12 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 11। x बराबर कितना हो गया, 11/90। अब चलो इसको फिर हम लोग जो ट्रिक से बनाया था वैसे बनाकर देखते हैं। कितना था, 0.122 पर रेकरिंग। कुछ नहीं करना, पूरा डिजिट लिखना है माइनस, रेकरिंग वाले को बंद करना है और जो बच गया उसको घटा दीजिए। 1 है तो 1 घटा दीजिए बटे कितना पर रेकरिंग है, 1 अंक पर। कितना पर रेकरिंग है, 1 अंक पर। 1 9 लिखेंगे, 1 9 लिख दीजिए। अब दशमलव और रेकरिंग के बीच कितने डिजिट है, दशमलव और रेकरिंग वाले डिजिट के बीच क्या एगो है, एगो है तो एगो। 12 में से 1 तो 11/90। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर, सी नंबर में दिया है आपका 2.4 पर रेकरिंग। ठीक है, अभी अभी हम लोग देखो तो ए नंबर में 1.8 पर रेकरिंग जैसे सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। आप लोग अपना सॉल्व करिएगा, ऐसे हम बाई ट्रिक जो है सो जो है उस पर बना देते हैं। 24 घटाओ फिर रेकरिंग वाला बनते कितना, 2 कितना पर रेकरिंग, 1 डिजिट पर 1 9। 24 में से 2 गया तो कितना होगा, 22/9। करेक्ट आंसर। अगला डी नंबर पर चलेंगे। 0.16 और 6 पर रेकरिंग। क्लियर से बात है, जो प्रश्न ये है वही प्रश्न ये है। फिर इसको भी इसी तरीके से बना देते हैं। 16 घटाओ 1 है, अब बटे में कितना, 1 पर रेकरिंग 1, और दशमलव और रेकरिंग वाला के बीच क्या, 1 अंक 15/90। काटिए, कटेगा 15 छक्का 15 कम 15, 15 छक्का 90, 1/6। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रहा है तो चलिए एक और इसमें का प्रश्न छूट रहा है उसको देख लेते हैं। एक है 2.48 और इसमें दिया है 8 पर रेकरिंग। ठीक है, ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि x बराबर 2.48 और 8 पर क्या मानेंगे, रेकरिंग। समीकरण 1 इसका नाम दे दीजिए। अब देखिए पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, देखो बाबू 10 से क्यों गुना करेंगे, कारण यह है सबसे कि इसमें क्या दशमलव के बाद और रेकरिंग के बीच में डिजिट है। इस डिजिट को इधर लाने के लिए, यानी कि रेकरिंग वाला दशमलव के बाद हो जाए और बिना रेकरिंग वाले दशमलव के पहले हो जाए, ये सबसे जरूरी है, अहम बात है। तो क्या होगा, 10x अब बराबर क्या होगा, 4 इधर आएंगे, 24.8 पर रेकरिंग। इसका नाम देंगे समीकरण 2। अब देखिए, अब इसमें क्या है, दशमलव के इधर दाएं तरफ क्या होगा, रेकरिंग वाले, और दशमलव के बाएं तरफ बिना रेकरिंग वाले। अब आसानी से अब कितने डिजिट पर रेकरिंग है, 1 पर है, 1 0 वाला से। अगर सपोज करते यहीं पर अगर 8 7 और ये दोनों पर रहता रेकरिंग तो क्या होता, 8 7 दोनों पर रेकरिंग होता, फिर यहां पर भी क्या हो जाता, 8 7, ये ना होता। तो इस परिस्थिति में क्या करें, 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 को 0 वाला से गुना कीजिए, यानी कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर दोनों तरफ कितना से, 100 से गुना करने पर। तो देखो तो 100 से गुना करने क्या है, 1000x, 1 0 है ही, और 2 0 से गुना करेंगे यानी कि 3 0 वाला होगा 1000x। अब क्या था कि डबल 0 से तो 2 डिजिट तो इधर आ जाएंगे, यानी 24.87 पर रेकरिंग। इसका अर्थ आपको पता है ये पहले से, क्या होगा फिर से एक बार समझते हैं इसको।
एक्स बार क्या है 2.487 और 8 पर क्या था रेकरिंग है। इसका अर्थ क्या हुआ x बराबर 2.487878787 इधर बहुत अनलिमिटेड टाइम्स है, यानी इनफाइनाइट टाइम्स, अधिकतम नहीं अनेकों बार। अब क्या है दोनों तरफ की क्या चीज को हमको लाना था, इधर डिजिट को एक अंक को लाना था ना। एक पर ऐसा है कि रेकरिंग वाला और दशमलव के बीच एक ऐसा अंक है जिसमें रेकरिंग नहीं है, तो उसे इधर लाना था। इसलिए 10 से गुना किए थे तो क्या हो गया था 10x और ये क्या होगा 24.87878787 इस तरह से काफी अनगिनत टाइप। अब क्या है दो पर जैसे हमको दिखाई दे रहा है क्या रेकरिंग, दो जीरो वाला फिर से गुना करेंगे क्या होगा 1000x, दो डिजिट इधर आएगा 2487878787 यही काम को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे आगे जब चलेंगे तो क्या होगा 1000x अब क्या होगा 248787 बहुत बात है इस पर नहीं, यही तो लिखी हमने 1000x 2487 पर चूंकि दशमलव के बाद अंक को तोड़ करके पढ़ा जाता है, ठीक है। इसका नाम दे दिए 3। अब देखिए रेकरिंग वाला केवल है इधर और इधर क्या है रेकरिंग वाला आ भी गया है, तो क्या करेंगे समीकरण 3 घटाओ 2 से, कितना से समीकरण 3 घटाओ 2 से 1000x में से 10x जाएगा तो कितना आ जाएगा 990x। अब इसमें से 2487 में से 24 घटा दीजिए, 7 में से 4 गया तो 3, 8 में से 2 गया तो 6, ये क्या है 4 और ये क्या है 2। x बराबर क्या होगा 2463/990। अब ये कटने वाला है, इसको काट देंगे। क्या काटेंगे देखिए इसको 3 कितने बार से कटेगा ना 3 8 मरतबे 8 3 24 3 2 6 3 से काटेंगे 3 3 0 नहीं। अब नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे, कटने वाला होगा तो काट देंगे। अब चलो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाते थे वो चलते हैं। 2.487 8 पर नहीं था तो ट्रिक वाला में हम लोग क्या करते थे पूरा जितना सबको उतार लीजिए घटा दीजिए। क्या घटा है रेकरिंग वाला को बंद कीजिए, जो दिखाई दे रहा है उसको घटाइए, 2 4 है तो 2 4 को घटाइए। कितना पर रेकरिंग है 2 अंक पर तो 2 9 होगा। दशमलव और रेकरिंग के बीच क्या वो डिजिट है 1 तो 1 0 होगा। घटाइए 7 में से 4 गया तो 3, 8 में से 2 गया तो 6, 4 के लिए 4 और 2 बटे 990। सब दिखाई दे रहा है 2463/990 2463/990। अब ये 3 के पास चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सिद्ध करें कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है, यानी हमें प्रूफ क्या करना है अपरिमेय। तो थोड़ा सा जानेंगे कि अपरिमेय संख्याओं में किसको किसको प्रूफ करने के लिए आ गया है √2 √3 √5, ठीक है। तो ध्यान देखिए इसमें से हम आपको सबका कंसेप्ट देंगे, घबराना नहीं है। और अगला है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट में 7√2 और 2 + √2 5 + √3 5 - √3 और 3 + √5 और लास्ट है 3 + 2 √5। इतने प्रश्नों को अपरिमेय अगर सिद्ध करना हम प्रैक्टिस कर लें तो हमारी आने वाली जो आगामी बोर्ड परीक्षा है 2023 इसमें हम काफ़ी अच्छे ढंग से स्कोरिंग भी करेंगे और उम्मीद है कि आपका अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं। √2 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे माना कि, ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय जब सिद्ध करना है तो सबसे आसान है कि हम लोग पहले क्या करेंगे मान लेंगे कि ये परिमेय है।
और किसी को मान लीजिए कि हमें ये प्रूव करना है कि वो ईमानदार है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ईमानदारी के परीक्षण करेंगे, यानी उसको पहले मानेंगे कि बेईमान होगा, नहीं फिर बेईमान होगा, फिर उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। उसी प्रकार से जब हमें इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसे एक परिमेय मान लेंगे। जैसे ही देखेंगे कि परिमेय की कसौटी पर ये खरा नहीं उतर रहा है तो ऑटोमेटिक है कि ये अपरिमेय होगा। मान लेंगे कि कोई आदमी सच बोल रहा है, नहीं, और सच पर वह नहीं खरा होगा तो क्या बोलते हैं, अरे फलाना आदमी बहुत झूठा है, वो झूठ बोलता है, बोलते थे ना। तो उसी प्रकार से जब यह परिमेय की कसौटी पर खरा नहीं होगा तो क्या अपरिमेय मान लेंगे। सिंपल तरीका है। तो चलिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब क्लियर है कि कोई भी अगर परिमेय संख्या होगा तो किस रूप में होगा, P/Q के रूप में। इस अर्थात √2 का रूप P/Q के रूप में होना होगा, नहीं ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई परिमेय संख्या है, जब उसको मान लिए कि वो परिमेय संख्या है तो किस रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा। अब क्लियर सा बात है कि √2 बराबर हमने क्या ले लिया, P/Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब एक देखते होइएगा, ये एक परंपरा चीज चल गई है, ये एक परंपरागत हो गया है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर, अब बराबर क्या होगा, P/Q का होल स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2, अब बराबर क्या होगा, P²/Q²। इतना तो हो सकता है। अब चलिए हम लोग ये जान लें कि 2 जो होगा यह किसी न किसी रूप में गुणनफल के रूप में प्रयुक्त हो रहा होगा, या इसको ऐसे कर लेंगे, 2Q² = P²। पुनः 2Q बराबर क्या होगा, P²/Q। इस रूप में भी दे सकते हैं या आप इस रूप में भी दे करके आप छोड़ सकते हैं, जिसमें अब समझते हैं, जिसमें अगर हम यहां से देते हैं, यहां पर दे करके छोड़ते हैं, यहां पर ये दे करके, तो यहां पर थोड़ा सा समझेंगे, जिसमें P² का एक गुणज Q² एवं 2 होंगे। अब ये तो क्लियर है कि P² अगर मान लेते हैं कि ऐसे करें, 15 = 5 × 3 या 3 × 5 बोल रहे, तो क्लियर है कि 15 का एक गुणज क्या होगा, 3 होगा, और एक जैसे 5 होगा। अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि P² में 2 से भी भाग लग जाएगा और Q² से लग जाएगा क्या, या आप ये गुणज नहीं लिख कर गुणनखंड लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। एक गुणनखंड, ठीक है। 2Q² बराबर क्या है, P²। 2Q बराबर क्या होगा, P²/Q। आप ये भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए, जिसमें P² का एक गुणनखंड क्या होगा, Q² एवं 2 होंगे। ये तो क्लियर है। लेकिन P² का एक गुणनखंड Q² होगा तो P²/Q² सरलतम रूप में परिभाषित नहीं हो पाएंगे।
अर्थात पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का कोई उभयनिष्ठ, यहां से उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर है? पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो पी स्क्वायर का एक गुणनखंड दो होंगे। कितने? तो पी स्क्वायर एक गुणनखंड क्या होगा? दो होगा। लेकिन यहां हो सकता है आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, इधर चलते हैं। लेकिन पी स्क्वायर का दो कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। अर्थात दो पी स्क्वायर एवं क्यू स्क्वायर सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक ऐसा कीजिए कि यहां पर इसलिए लगाइए, ठीक है ना? यहां पर लगाइए इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। और आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या यहां पर आप प्रूव्ड का साइन लेकर छोड़ सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। एक बार फिर से एक बार आप इसे पढ़िए। चलिए, यहां तक तो समझ आ गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग आगे प्रश्न पे चलेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे सीख लो। तो बहुत सिंपल तरीका है। क्या करना है कि यहां जहां भी 2 है वहां पर क्या कर दोगे? 3 कर दोगे। क्या √2 की जगह क्या रख दोगे? √3। और फिर यही प्रोसेस रहेंगे। ये वो समझिए फर्मा है, समझिए। जैसे मूर्ति आपके कोई भी चीज का अगर बनाते हैं, सांचा ये सब, तो उसी तरह के क्या है? फर्मा है। और इसी फर्मा के आधार पर आपको क्या करना है? बनाना है। इसी फर्मा के आधार पर इसको क्या करना है? बनाना है। तो अब यहां तक तो समझ आ गया होगा। चलिए, अब क्या है? √5 क्या है करने के लिए? तो जहां जहां 2 है वहां क्या कर दोगे? 5 कर दोगे। सिंपल तरीका है। अब अगर कहें 7 √2, देखो पहले सबसे पहले गौर से करना क्या है? सबसे पहले प्रश्न के स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। क्या है? 7 गुने √2। सबसे पहले हम क्या करेंगे? √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करेंगे। बस करना यही है कि यहां पर जो लिखे ना आता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये नहीं लिखेंगे। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात ये लाइन चेंज करेंगे, यहां ध्यान दो, ये लाइन चेंज करेंगे और यहां लिखेंगे क्या? अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या
है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। अतः के जगह क्या कर देंगे अर्थात। अतः का मतलब होता है लास्ट में जब आंसर लिखना रहता है ना कि अतः यानी कि एक तरह के निष्कर्ष, ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष जो निकालते हैं उसके लिए करते हैं बात। तो चलिए सबसे पहले क्या है अर्थात रूट दो क्या है अपरिमेय संख्या है। अब इसे क्या है 7 रूट दो, तो 7 अलग हो गया और रूट दो अलग हो गया, तो क्या लिखेंगे चूंकि 7 एक परिमेय संख्या है, 7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। क्लियर है? देखिए 7 क्या है परिमेय संख्या है, रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या ही होता है। अतः अब यहां पर क्या लिख देंगे निष्कर्ष, अतः 7 रूट 2 अपरिमेय संख्या होंगे। क्लियर हो गया? और इसको क्या कीजिए अंडरलाइन कर दीजिए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ी सी बातों को कंसेप्ट और समझ लें। हाँ किसी को प्रॉब्लम है बोलिए? नहीं नो प्रॉब्लम, चलिए बस शांतिपूर्वक और आगे चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न 2 जोड़ रूट 2, यानी बहुत स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये क्या है फर्मा है, नहीं बोलिए फर्मा है, इसी फर्मा को बैठाना है। पहले क्या करेंगे रूट 2 को फिर क्या करेंगे अपरिमेय कर लेंगे। अब यहाँ 2 जो रूट 2 था यहाँ 7 की जगह लिख देंगे, यहाँ 7 की जगह क्या जाएगा 2 एक क्या है परिमेय संख्या, लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का यहाँ गुणनफल नहीं होगा, यहाँ गुणनफल के यहाँ क्या है देखो तो योगफल है ना, बस यहाँ लिख देंगे योगफल। योगफल योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। फिर यहाँ 7 रूट 2 के जगह क्या आ गया हमारा 2 जोड़ रूट 2 अपरिमेय संख्या है ना, आसान। अब चलिए अगला क्या है हमारा 5 जोड़ रूट 3, क्या करा 5 जोड़ रूट 3, फिर क्या हुआ रूट 3 अपरिमेय प्रूव कर लेंगे। फिर क्या 5 क्या अपरिमेय, तो फिर क्या लिखेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय ही होता है। ठीक है चलिए माइनस हो गया, इसमें क्या लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 है ना, इसमें क्या लिखेंगे परिमेय है और अपरिमेय, तो लिखेंगे क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय ही होगा। घटाव भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर भी कॉपी जो चेक करते हैं जो शिक्षक महोदय वे समझते हैं आपकी परिस्थितियों की, क्योंकि आपकी पहली स्टेज है, मैट्रिक बोर्ड से पहले तो कभी बोर्ड दिए नहीं, इसलिए आपकी परिस्थितियों को समझते हैं। अगर व्याकलन लिखते हैं या अंतर लिखते हैं अच्छा लगता है, वर्ड अच्छा है, अगर घटाव भी लिख दिए तो फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इशू नहीं बनाना। अगला क्या है 3 जोड़ रूट 5, फिर क्या है 3 जोड़ रूट 5। देखिए बात यही है, सेम क्वेश्चन, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब देखिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या आ गया 3 जोड़ 2 रूट 5, बड़ा सिंपल ढंग से समझिए, इसका स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है सब समझिए, 3 है एक और एक क्या है 2 रूट 5 है। अब इसके स्ट्रक्चर है 2 है और एक क्या है रूट 5 है गुण में। फिर पहले क्या करेंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव कर लेंगे। फिर 2 है तो क्या होगा एक गुणनफल के रूप में हो गया ही, तो क्या लिखेंगे चूंकि 7 के जगह क्या आ जाएगा 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। इस तरह से करेंगे
और यहाँ पर क्या है 7√2 के जगह क्या लिख देंगे 2√5, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसलिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। पुनः फिर लगाएंगे पुनः एक परिमेय संख्या, बहुआ यहाँ पर ध्यान दे, परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल, कौन फल, योगफल, योगफल समझते ना, जोड़, यानी यहां पर जो जोड़ था ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही अपरिमेय संख्या होंगे। इसलिए चाहे अतः लिख दिए, अतः 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अप्रूव कर दीजिए। ये तो आप समझ आ गया। उम्मीद है कि अपरिमेय वाला सारा सवाल का जवाब आपका क्लियर मिल गया होगा। ठीक है, ये प्रायः जैसे लघुत्तरीय में पूछ देता है, कभी कभी ऐसा हुआ है जो दीर्घोत्तरीय में भी पूछा है, लेकिन ज्यादातर लघुत्तरीय में। ठीक है, अब कंफ्यूजन इसमें नहीं है, तो फिर हम लोग 8वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलो, तो आज जो आपका पूछना है वो क्वेश्चन से पूछ सकते हो। हाँ बोलो जी, बिल्कुल, चलिए ठीक है। यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है। बहुत सिंपल काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें √2 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या √2 अब क्या हो 2 नहीं होगा। अब इसके लिए ऐसे लिख सकते 1/2 इंटू √2, तो क्या है, ये तो परिमेय संख्या आ गया, 1/2 है, तो ये क्या आ गया, परिमेय संख्या। और क्या है √2, जैसे हम लोग अभी प्रूव किए 7√2 के ना, उसी तरह से क्या होगा 1/2 और √2, इसको क्या गया। अब इसको क्या करें, √2 एक क्या है, आप परिमेय संख्या प्रूव कर लेंगे और बता देंगे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। नहीं, अर्थात एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए क्या है कि 1/2 √2 एक अपरिमेय संख्या होंगे। फिर इसको काट देंगे इससे √2, अतः 1/√2 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आराम से क्लियर कर सकते हैं। हाँ बोलिए, आपका क्या है इधर से। चलिए, आपका है, बोले 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 बोले, शांत से, ठीक है। 23/2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब शांत अशांत बताए थे तो उसमें क्लियर किया है ना कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m, यानी नीचे में बटा के नीचे में केवल या तो 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों होना चाहिए। केवल 2 है फिर भी शांत। पिछला वाला पेज में देखिए, पिछले पेज में देखिए, मिल जाएगा आपको। उसे देखिए, केवल 2 है फिर भी शांत, केवल 5 है फिर भी शांत, 2 5 दोनों है फिर भी शांत। लेकिन इसके अलावा कुछ भी आ गया वो अशांत हो जाएगा। देखो केवल 2, इसको तोड़ते हैं। देखो 23 अब क्या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार 5 बार, और फिर 5 गुने 5, नहीं 2 और 5 है खाली, क्या होगा, शांत हो गया। अगर इसी में दूसरा कुछ आ गया अशांत हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये कह दे 27/15, शांत है क्या, शांत। देखो पहले इसको तोड़ो, 3 गुने 3 गुने 3, अब 15 के लिए क्या लिख सकते हैं बता, 3 गुने 2 गुने 5, अच्छा 2 नहीं हुआ, चलो ठीक है, 3 गुने 5, 3 से 3 कर लिया, केवल नीचे क्या 5, यानी क्या होगा, शांत हो गया। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और आगे हम लोग चलेंगे क्या, अलजेब्रा का इतरियल नंबर समाप्त हो जाता है और आप लोग अब अलजेब्रा की तरफ चलते हैं। ठीक है।